नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 7 पाठ 2 3 बुद्धिमान। इसकी व्याख्या कठिन शब्दार्थ पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों का एक भाग हम कवर कर चुके हैं। आज हम भाग 2 बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको लेकर आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने है, शब्द से जुड़े शब्द। इसका मतलब क्या है कि एक आपको शब्द दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको शब्द जो है अपने पाठ के आधार पर बताने हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। जैसे यहाँ बुद्धि दिया है और एक उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर मस्तिष्क दिया है। अब बुद्धि से क्या है, होश भी हो सकता है, ज्ञान है, अक्ल है, चतुराई है, विवेक है, समझ है। इसी तरीके से आप भी एक और शब्द लिखेंगे और ये अपनी बुक में आप या कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, लोक कथा को सुनना। अब यहाँ लोक कथा को सुनना मतलब क्या, सुनाना मतलब क्या है कि लोक कथा को लिखित रूप में, देखिए यहाँ पर लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। जैसे आप दादी बाबा से बात करोगे तो उनके समय में लोग कहानियाँ सुनाया करते थे, और आपके पिताजी वगैरह उन लोगों में। पर न्यू जो आजकल की जनरेशन है ना, उन्होंने कहानियाँ सुनी ही बहुत कम है, ना के बराबर घर में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो वही है कि कहानी सुनने और सुनाने का जो है सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। इसमें कहानी सुनने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहानी कहने और सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वालों को रोचक लगे। इससे कहानी सुनने वालों को आनंद तो आता ही था और उन्हें याद भी हो जाती थी। कहने का मतलब क्या है कि जब लोग कहानी सुनाया करते थे तो उनमें उतार चढ़ाव, हाव भाव, आवाज़ को बदलना है, थोड़ा स्लो बोलना, थोड़ा तेज बोलना, डरावनी आवाज़, इससे क्या होता था कि लोग कहानी को बहुत ही रुचिकर हो जाती थी, वो आनंद लगता था उनमें, और ऐसे वो याद भी हो जाया करती थी और हर कहानी में कुछ न कुछ सीख भी हुआ करती थी। अब अपने समूह के साथियों से मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना देते हैं। अगर आप एक ही फ्लो में सुनाते चले जाओगे तो कहानी में कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। मतलब कहानी के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं कि अगर आप उनका उपयोग करोगे तो बहुत अच्छे से कहानी आप सुना पाओगे और वो सुनने में भी रोचक लगेगी। देखिए जैसे यहाँ हमारी जो कहानी है उसको किस तरीके, जैसे हमने 3 बुद्धिमान कहानी पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला दिया है स्वर में उतार चढ़ाव। स्वर का मतलब क्या था, बोल जो हमारे हैं। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज़ में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो तो उसे स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हो। जैसे आप अपनी आवाज़ को धीमा, तेज, जल्दी से, डरावनी, मतलब जो है ना उसको हाव भाव लेकर आने हैं आवाज़ में भी। भावनाओं की अभिव्यक्ति, अब दुख का है तो आप उसे हंस के नहीं बोल सकते, हंसी वाले में थोड़ा हमारी हंसी वाली टोन आती है, कोई डरावनी वाली बात है तो जैसे आवाज़ में भी वो दिखता है। भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को स्वरों के माध्यम से दर्शाएं। लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर। अब यहाँ पर क्या है कि जब लोक कथा में कोई बच्चे का आवाज़ है तो बच्चे जैसी होनी चाहिए, कोई महिला की जैसी है तो वही बताया गया कि पात्र के लिए अलग अलग कैसा स्वर, ऊंचा, जैसे कोई राक्षस की बात हो रही है, किसी राजा की बात हो रही है, किसी महिला की बात हो रही है, जैसा पात्र उसी अनुसार हमें अलग अलग आवाज़ भी निकालनी है। हाथों और शरीरों का उपयोग, जब सुना रहे हो शरीर का उपयोग, हाव भाव, जैसे आपके फेस एक्सप्रेशन हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, हाथों से, इशारे से, मतलब इस तरीके से आपके वो बॉडी लैंग्वेज में भी आना चाहिए, न सिर्फ स्वर में बल्कि बॉडी लैंग्वेज में भी। जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे का हाव भाव, जैसे दुख का है तो चेहरा कैसा हो जाना चाहिए, हंसी का तो चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, इस तरीके के हाव भाव भी होने चाहिए। देखिए आगे क्या बताया गया, हास्य का प्रयोग, जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें हंसी, हाँ, बीच बीच में कॉमेडी होती है तो अच्छी लगती है, उसी प्रकार से कहानी में भी बीच बीच में हास्यपूर्ण आनंददायक दृश्य होने चाहिए। विवरणात्मक भाषा का प्रयोग, लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बना सके। जैसे कोई पात्र है, उसके आसपास का एक बगीचा, उसमें सुंदर फूल है, तो इस तरीके का जो माहौल है जिससे क्या होता है कि वो इमेजिन कर पाओगे आप अपने मस्तिष्क में। रोचक मोड, और कहानी में जैसे आप सीरियल देखते हो कि ऐसी जगह छोड़ा जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है, इस प्रकार कहानी में भी बीच बीच में रोचक मोड होने चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है। संवादों को प्रकट और प्रासंगिकता, स्पष्ट और प्रासंगिकता, यानी कि संवाद को स्पष्ट होने चाहिए, और प्रासंगिकता यानी कि पात्र के अनुसार ही उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो पात्रों को संवाद इस प्रकार प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगें, ऐसे बनावटी ना हो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। भाइयों जवाब दिया।
अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है सेंटेंस में, अटपटा लग रहा है। भाइयों ने जवाब दिया, अब ये सुनने में अच्छा लग रहा है। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने जो शब्द है वो भाइयों और जवाब के बीच संबंध को जोड़ रहा है। जिस प्रकार आप संज्ञा सर्वनाम देखते हो ना कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे स्वरूप को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखिए, जैसे हम अंग्रेजी में प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, पोजिशन बताते हैं, उसी प्रकार से संज्ञा सर्वनाम और वाक्य में बाकी जो शब्द हैं उनके साथ जो है संबंध कौन बताता है? परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये कारक चिन्ह है जिन्हें कारक विभक्ति कहते हो, या इन्हीं का नाम परसर्ग भी है। तो यहाँ पर हमें परसर्ग यानी कि कारक चिन्हों का जो आपके सामने दिए गए हैं इनका प्रयोग करना फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया गया। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। जैसे हमने तो तुम्हारे ऊँट, ठीक है, डैश देखा तक नहीं, हमने तो तुम्हारे ऊँट को, क्या आ जाएगा? ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। तो देखिए, इसको मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर ले जा रहा था। रेवड़ा मतलब क्या था? जानवरों का झुंड। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। तो यहाँ जो मैंने आपको भी अंडरलाइन किए हैं सारे के सारे क्या हैं? परसर्ग चिन्ह हैं जो संज्ञा सर्वनाम और बाकी जो शब्द हैं उनके साथ संबंध को बता रहे हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कारक चिन्ह। क्या कहते हैं? कारक। तो कारक कितने होते हैं हिंदी में? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन ही अरे हो, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको सूचना पत्र दिया। कल्पना कीजिए कि आपका एक लोक कथा में वह घुड़सवार है जिसका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए सूचना कागज़ पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर इस सूचना पत्र को लिखिए। तो सूचना पत्र कैसे होगा? मेरा ऊँट खो गया है, दिनांक डाल देंगे जो भी होगी, को मैं अपने ऊँट के साथ यात्रा पर निकला था। रास्ते में मेरा ऊँट बिछड़ गया और अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऊँट की पहचान इस प्रकार है। अब यहाँ पर जो भी उसकी विशेषता है, ऊँट जैसे कि हमने पढ़ा था कहानी में, एक आंख से देख नहीं सकता था, या ये आप कल्पना भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो कहानी वाला है, आपके लिए बोला गया कि आप इमेजिन करो, कल्पना करो। या एक पैर से वो लंगड़ाता था। ऊँट की पीठ पर अनार और गेहूँ के बोझ रखे हुए थे, कुछ बोझा रखा हुआ था। तो आप उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर थी। कुछ भी आप संकेत दे सकते हो कि जिससे कि लोगों को उस तरीके की चीज़ें दिखाई दें तो वो तुरंत उसे बता सकें। देखिए यहाँ पर, यदि किसी को ऊँट दिखाई दे तो कृपया नीचे लिखे पते पर सूचना दें। ऊँट को सही सलामत पहुँचाने वाले को उचित नाम दिया जाएगा। इस तरीके से पता डाल देंगे, घुड़सवार का नाम और संपर्क यहाँ पर, यानी कि मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हो। तो ये ऐसे ही आप सूचना कुछ भी, मान लीजिए आपकी एक किताब खो गई है, आपकी एक किताब, आपके क्लास की किताब खो गई है, आप इसी आधार पर, जैसे भी आपको लिख के बताया मैंने, आपको बनाना है एक सूचना कि आपकी किताब किस कलर की थी, किस सब्जेक्ट थी, कहाँ खो गई थी, मिलने वाले को आप क्या दोगे, किस पते पर भेजना है, किस क्लास में देना है। तो आपको ये एक सूचना बनानी है, किताब खो गई आपकी। नेक्स्ट देखिए, पाठ से आगे। तो लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात कही गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया? उस समस्या और आपके द्वारा किए गए हल के विषय में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, मैंने एक बार अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग किया। मेरे घर में टीवी अचानक बंद हो गई। सबको लगा कि यह ख़राब हो गई है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि टीवी का प्लग ढीला था और बिजली का कनेक्शन ठीक नहीं था। मैंने प्लग को ठीक किया और टीवी फिर से चालू हो गई। तो इस तरीके से हमने अपनी जो पैनी दृष्टि थी उसे समस्या का समाधान कर लिया। अगला प्रश्न है, लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके अपने जीवन में इसका क्या क्या लाभ हुआ है? जैसे मान ली बचपन से हमारे माँ बाप हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की आदत सिखाते हैं कि हमें दोनों टाइम ब्रश करना, सुबह भी और सोने से पहले भी। तो एक अच्छी आदत है, उससे आपके दांत खराब नहीं हो रहे हैं, है ना, मुंह में जैसे दांतों में कैविटी वगैरह नहीं। इसी तरीके से ढेर सारी अच्छी आदतें होती हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम रेगुलर करते हैं, जिनमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भाइयों की तरह क्या आपकी भी कोई अच्छी आदत है तो उसे लिखिए। जैसे यहाँ पर, हाँ, यदि हम बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देते हैं, भाइयों की तरह भी
देते हैं या ध्यान देने की आदत डालते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत लाभ पहुंचाती है। अगर आपकी कोई आदत है तो आप उसे लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी समस्या को जल्दी समझ कर उसका समाधान निकाल सकते हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। पढ़ाई में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से हमें कठिन भाषा भी आसान से समझ में आ जाती है। गलतियों से बचने और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हमारे अंदर जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बनी रहती है, जिससे हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को पैनी दृष्टि से देखना और उस पर ध्यान देना हमारे जीवन को सफल और सरल बनाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने जीवन पर ध्यान दे सकते हैं, या अगर कोई अच्छी आदत तो उसे लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयाँ आईं, जैसे भूख, थकान, पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। तो ये आपके लिए है कि अपने दैनिक जीवन में आप डे बोर्डिंग में पढ़ते हो, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो, तो आपके विद्यालय में जाते समय क्या क्या दिक्कतें हैं, या आपके घर में क्या क्या समस्याएं, आप घर से विद्यालय कैसे जाते हो, या और भी समस्याएं हो सकती हैं। आप हॉस्टल में रहते हो, वहाँ कौन कौन समस्याएं हैं, लाइट की है, पानी की है, या किसी रोड की समस्या है। तो ये आप अपने आप से लिख सकते हो कि आपको क्या क्या कठिनाइयों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी हो रही है। अगला प्रश्न है, भाइयों ने बिना देखे ही ऊँट के बारे में सही सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव की समझ अनुभव और समझ से देखे बिना ही सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? हाँ, अनुभव और समझ से बिना देखे ही सही निर्णय लिया जा सकता है। एक बार मेरा पंखा खराब हो गया था, या कोई भी और समस्या हो सकती है, लिख सकते हो आप। सबने सोचा खराब हो गया, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि उसका प्लग ढीला हो सकता है या ढीला है। जैसे ही मैंने प्लग ठीक किया, पंखा चल पड़ा। यह अनुभव और समझ की वजह से ही संभव हो पाया। ऐसे ही आप भी कोई भी आपने अगर ऐसी रियल में कोई आपके साथ कोई घटना हुई हो किस तरीके की, जिससे आपने अपनी समस्या को टाल दिया हो, तो आप उसे लिख सकते। अगला प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है, जब ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया? ऐसे में आपने क्या किया? तो यहाँ पर एक सिचुएशन जो हमने कहानी में थी, तो आपके लिए, हाँ, मुझे लगता है कि यदि कोई हम पर संदेह करे तो हमें गुस्सा करने की बजाय शांत रहकर उत्तर देना चाहिए। जाता है, सच जो है अपने आप आ जाता है और झगड़ा भी नहीं होता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि स्कूल में मेरी कॉपी किसी और की मेज़ पर मिल गई। शिक्षक ने सोचा कि मैंने जानबूझ के वहाँ रख दी। मैंने शांत रहकर समझाया कि शायद कॉपी गलती से बदल गई होगी। बाद में सच पता चल गया और मेरी ईमानदारी पर सबको भरोसा हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बच्चे ने सिचुएशन बताई है। आप भी कोई सिचुएशन और भी बता सकते हो। अगला प्रश्न है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको कभी किसी की सोच समझ या किसी विशेष कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ है? क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा जो आपके लिए बिल्कुल नया था और चौंकाने वाला था? हाँ, मुझे भी कई बार किसी की विशेष समझ और कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ था। हाँ, एक बार मेरे मित्र ने सिर्फ देखकर ही एक टूटा हुआ खिलौना ठीक कर दिया। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि वह ठीक नहीं हो सकता था। उस समय मैंने उससे सीखा कि धैर्य और ध्यान से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह मेरे लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला अनुभव था। इस तरीके से आप भी कोई, ये तो छोटा सा खिलौने के बारे में सिचुएशन दे दी है। ये सारे प्रश्न आपके लिए हैं, मतलब विद्यार्थी स्वयं करें। आपके जीवन में नहीं है तो कल्पना करके आप सोचिए कैसे लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें, मतलब इकट्ठा करें। क्या आपको कभी बड़े व्यक्ति ने ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह देंगे? हाँ, मुझे भी अपने बड़ों से उपयोगी सलाह मिली है। दादाजी हमेशा कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। इस सलाह ने मुझे पढ़ाई और जीवन में हमेशा प्रेरित किया है। यदि मैं किसी को सलाह दूं तो यही कहूँगा कि समय की कद्र करो और हमेशा सीखने की आदत डालो। यही जीवन में सफलता दिलाएगी। अगला प्रश्न देखिए, भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन क्यों न हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? हाँ, मुझे लगता है कि सच्चाई हमेशा बोलनी चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।
सच बोलने से लोगों का विश्वास बढ़ता है और समस्याएं जल्दी हल हो जाती हैं। एक बार मैंने गलती से अपनी माँ का गिलास तोड़ दिया था। मैं डर गया, लेकिन मैंने ईमानदारी से सच बता दिया। माँ ने मुझे डांटा नहीं, लेकिन बाद में मेरी सच्चाई की तारीफ़ की और मुझे माफ़ कर दिया। अगला प्रश्न देखिए। ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना। जैसे बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने वस्तुओं को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इस लोक कथा में तीनों भाई आसपास की प्रत्येक घटना, वस्तु आदि को ध्यान से देखते, सुनते, सूंघते और अनुभव करते हैं, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये तो हम सबको पता है। आँख है, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और त्वचा से स्पर्श करना। ये इन 5 इंद्रियों का काम होता है। तो आगे बताया गया कि हम किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए अब एक खेल खेलते हैं जिसमें आपको अपनी ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से एक्टिविटी है, आप उसे क्लास में या मित्रों के साथ कर सकते हो। हाँ या ना में उत्तर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाकर दिखाई देने वाली किसी एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा, ठीक है। कक्षा के भीतर से भी उसका नाम चुना जा सकता है। तो ये एक्टिविटी है, आप इसको पढ़कर एक एक्टिविटी खेल सकते हो, या तो कक्षा में या फिर कहीं बाहर। चलिए देखिए, यहाँ पर वही एक्टिविटी चल रही है अभी। अगला प्रश्न है आज की पहेली। आपने पढ़ा कि 3 बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से बातें भी जान सकते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने कुछ पहेलियाँ हैं जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। जैसे कौन है ये प्राणी? इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। बताइए ऐसा क्या? आप इमेजिन करो, सोचो जरा से कि किसकी बात हो रही है। फिर क्या बताया गया? इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव खाना है। कौन है ऐसा? इसकी लंबी पूंछ होती है, पेड़ों की शाखाओं पर लिपटा रहता है, कीट खाता है, छोटे छोटे कीड़े खाता है जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है क्योंकि अपनी रंगत को बदल सकता है। बताइए ज़रा, इस पर तो मुहावरा भी है कि अपनी रंगत को बदल लेना, यानी कि रंग को बदल लेना। कौन बदलता है रंग? एक बहुत आजकल वो भी आता है, एडवर्टाइज भी। बताइए ज़रा क्या है ये? और अपने पास तेज आंखें होती हैं, चारों ओर दिशाओं में घुमा सकता है, देख सकता है वो किसी भी। जैसे आपने देखा होगा गिरगिट, है ना, वो क्या करता है? तुरंत रंग बदल देता है। इसकी लंबी पूंछ होती है, पेड़ों की शाखाओं पर रहता है, कीट पतंगे खाता है, रंग बदलने का काम करता है, इसलिए ये अपनी आँखों को पूरी तरह से इधर उधर घुमा सकता है। अगला प्रश्न दिया है, एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले डिब्बे बराबर में कौन सा डिब्बा है? यदि लाल डिब्बा नीचे डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास है। ये पहली तो अगर आप खुद से करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरीके से पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास। ये तो आप खुद से करके देखिए। डब्बा रखिए, उनके कलर इस तरीके को, अगर नहीं है कलर तो आप इस पर नाम लिख दो, कौन कौन सा? लाल, हरा, नीला और पीला। और फिर एक्टिविटी आप ऐसे करके करिए, ठीक है, आपको मज़ा आएगा करने में। तो यहाँ पर क्या, पीले डिब्बे के बराबर में नीला डिब्बा है, तो ये आंसर करेक्ट है। आप खुद से करके देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर कुछ लिंक दिए हैं, जैसे एनसीईआरटी में लोक कथा सुनने के लिए एक लिंक ये दिया है, दुनिया की छत इसके बारे में दिया है, भूल चूक लेनी देनी तो इसके बारे में एक लिंक दिया है। तो आप ये, आपके पास स्मार्टफोन या फिर सिस्टम, लैपटॉप वगैरह कुछ भी है तो आप ये लिंक डालकर वहाँ से ये एनसीईआरटी ने कुछ एक्टिविटी दी हैं, आप उनको सुन सकते हो। तो ये आज हमारा 3 बुद्धिमान के अभ्यास प्रश्न खत्म हो गए हैं। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।